जब तुम एग्जाम में जाते हो ना, जब तुम 4 लोग 4 दोस्तों का ग्रुप है, तो तुम पता है क्या करते हो? भाई देख, ये वाला पार्ट तू याद करके आएगा, इसका फर्रा तू बना के लाएगा, इस वाले पार्ट का फर्रा मैं बनाऊंगा, इसका मैं बनाऊंगा। अब तुम चारों ने एक एक पार्ट का फर्रा बनाया, समझ रहे हो? ठीक है, तो एक को एक काम मिला ना, तो वो उसका बहुत बढ़िया से एग्जीक्यूशन करेगा। अब एक ही बंदे को 4 पार्ट्स के फर्रे बनाने होते तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड योर वन एंड ओनली बिजनेस स्टडीज। तो आज की ये वीडियो बहुत अति इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ज्ञान ऑफ बाबा फ्योल। बाबा फ्योल ने जो हमें ज्ञान बांटे, ज्ञान दिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मजाक में मत लेना, ठीक है? ऑल्दो मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आए चीजें, इंडियन लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, इसीलिए ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो ये जो चैप्टर है तुम्हारा, ये सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, तुम्हारा जो वाइवा होता है ना प्रैक्टिकल के टाइम पे, या होगा, अगर नहीं पता है तुमको तो पता है, ऑब्वियसली होगा, ठीक है? तो प्रैक्टिकल के टाइम पे, वाइवा के टाइम के हिसाब से भी चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ में आ रही बात? तो बिना किसी देरी के फटाफट से ये टॉपिक अपना शुरू करते हैं, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द ज्ञान ऑफ बाबा फ्योल, ठीक है? सिर्फ उनके बारे में बात करेंगे। उन्होंने हमें 14 बातें बताई बिजनेस के बारे में। भाई मैं 14 नियम दूंगा तुम्हें, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तुम्हें ये सीक्वेंस में याद करने की जरूरत नहीं है। तो पहला तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो यहीं हट गई कि सीक्वेंस नहीं है 1 2 3 4 14 तक, नहीं, कहीं भी कोई सा भी याद करो, चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये 14 बातें उन्होंने बताई कि अगर किसी भी बिजनेस को स्मूथली चलाना है, बहुत अच्छे से चलाना है, तो ये 14 बातें ध्यान रखो, तुम्हारा बिजनेस चल जाएगा। और ये प्रूवन फैक्ट्स हैं, प्रूव है ये ऐसी हवाबाजी नहीं है, ये प्रूफ है। इसके ऊपर भाई प्रोजेक्ट्स बन रहे, बड़ी बड़ी कंपनीज फॉलो कर रही हैं इनको। समझ में आ रही बात? इन रूल्स को फॉलो करके बड़ी बड़ी कंपनियां मल्टी मिलियनियर बन गई। समझ में आ रही बात? तो ऐसे ही ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तुम्हारा जो मेन पर्पस क्या है, एग्जाम्स है, उसके पर्पस से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो बाबा हेनरी फ्योल थे, उनका जन्म हुआ था फ्रांस में 1841 में, और इनको आगे चल के जाना गया फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स, क्योंकि इन्होंने इतने बढ़िया प्रिंसिपल्स, इतने बढ़िया बातें, इतने बढ़िया नियम दिए ना बिजनेस स्टडीज को, यानी बिजनेस को, ठीक है, कि फादर ऑफ मैनेजमेंट ही कह दिया गया इनको। समझ में आ रही है बात? तो फटाफट से बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा द फर्स्ट सेइंग, द फर्स्ट स्टेटमेंट बीइंग गिवन बाय, फर्स्ट रूल गिवन बाय बाबा फ्योल इज प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है कि भैया तुम एक काम ना अकेले सारे काम मत करो। और तुम ना इतिहास में उठा के देख लो, एक बंदा जिसने अकेले सारे काम किए हैं वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, ठीक है? तो अब बहुत ज्यादा नहीं जाओ यार दूर, हमारे ये खुद के चैनल को ही देख लो। मैं अकेले नहीं चला पाता कल इसको, तो मुझे एक टीम चाहिए थी, है ना, जिसमें एडिटिंग वाला पार्ट कोई और संभाले, कंटेंट का पार्ट कोई और संभाले, डिलीवरी का पार्ट कोई और संभाले। अब एक ही बंदे को एक ही काम मिला, वो काम बहुत अच्छे से करेगा। इससे भी आसान एग्जांपल दूं तुमको, जब तुम एग्जाम में जाते हो ना, जब तुम 4 लोग 4 दोस्तों का ग्रुप है, तो तुम पता है क्या करते हो? भाई देख, ये वाला पार्ट तू याद करके आएगा, इसका फर्रा तू बना के लाएगा, इस वाले पार्ट का फर्रा मैं बनाऊंगा, इसका मैं बनाऊंगा। अब तुम चारों ने एक एक पार्ट का फर्रा बनाया, समझ रहे हो? ठीक है, तो एक को एक काम मिला ना, तो वो उसका बहुत बढ़िया से एग्जीक्यूशन करेगा। अब एक ही बंदे को 4 पार्ट्स के फर्रे बनाने होते तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक बात बताऊं कि ये वीडियो अच्छे से देख लो, तुम्हें ना बिजनेस स्टडीज में फर्रे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं तुम्हारे लिए, लेकिन मेरी वीडियो देख लो, अच्छे से देख लो, समझने के लिए देख लो, तुम्हें फर्रे वर्रे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी डिवीजन ऑफ वर्क मैं तुम्हें बता रहा हूं किस तरीके से काम करता है, कि तुम चारों ने 4 अलग काम बांट लिए कि तू बस इतना ही करेगा, तू बस इतना करके ले आइयो, बाकी मैं देख लूंगा। एक ने बोला तू बस इतना करके ले, बाकी मैं देख लूंगा। तो 4 जनों ने 4 पार्ट्स बन लिए, इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। और जब डिवीजन ऑफ वर्क होता है ना, तो काम बहुत ही एफिशिएंटली होता है, क्योंकि एक पर्सन के पास एक ही काम है और वो उसी काम को रिपीटेडली बार बार कर रहा है। तो जो बार बार करेगा तो उसकी उसमें एफिशिएंसी बहुत तगड़ी हो जाएगी, उसकी स्किल उसमें बहुत तगड़ी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो इसी को बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क, यानी प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन वर्क बोलता है कि जो काम है ना वो बांट दो, एक बंदे को स्पेशलाइज्ड बना दो, ताकि उससे एक अच्छा आउटपुट मिल जाए। इंस्टेड ऑफ एक ही बंदा 10 काम करे, 10 अलग अलग बंदों को एक एक काम दो, आपको रिजल्ट बहुत मल्टीपल टाइम्स मिलेगा।
समझ में आ रही बात? तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल फ्योल सजेस्ट दैट द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टास्क, छोटे टास्क में, एंड ईच इंडिविजुअल मस्ट बी असाइन्ड विद वन जॉब ओनली एंड दे मस्ट ऑल्सो बी अकॉर्डिंग टू हिज कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी क्वालिफिकेशन और उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसको एक बंदे को एक ही काम दो, तुम्हें बहुत तगड़ा आउटपुट मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसके मेरिट्स क्या हैं? अब ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या क्या अच्छी बातें हैं इसके बारे में, क्या क्या बुरी बातें हैं। नंबर 1, इससे स्पेशलाइजेशन आ जाता है। नंबर 2, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ लेबर, लेबर या वर्कर जो है उसकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है क्योंकि वो एक ही काम को बार बार परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, क्या क्या कमियां आती है इसको ना फॉलो करने से? लैक ऑफ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी नहीं बढ़ पाती है। नो स्पेशलाइजेशन नहीं आ पाता, यानी कि जो फायदे होते हैं वही फायदे अब नहीं होंगे, खत्म बात है ना। चांसेस ऑफ वेस्टेज एंड ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, कि वेस्टेज बहुत बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि अब तुम नए एक ही बंदे से अलग अलग काम कर रहा है जिसमें वो स्पेशलाइज्ड ही नहीं है, तो वो तो काम खराब ही करेगा ना, सिंपल है ना। नेक्स्ट बात उन्होंने जो बोली, ठीक है, हेनरी फ्योल ने, उन्होंने क्या बोली? प्रिंसिपल्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब देखो, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का होता है जिम्मेदारी। अब इन दोनों का बहुत तगड़ा कनेक्शन है। अगर तुमने मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, कोई जिम्मेदारी दे दी और मुझे अथॉरिटी ही नहीं दी, मतलब मान लो कि तुमने ये तो बोल दिया कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ाना है, लेकिन तुम बोल रहे हो कि बोलना नहीं है जोर से। अरे भाई, मेरी क्लास में जब बच्चे सोया सोया फील करेंगे तो फिर क्या फायदा? मैं कैसे अच्छा टीचर बन पाऊंगा? मैं बन ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे तो अपनी क्लास को जगा के रखना है ना। आई एम नॉट सपोज टू बी द टीचर जिसकी क्लास में करते फिरे, समझ रहे हो? तो अगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे अच्छा पढ़ाना है तो मुझे अथॉरिटी होनी चाहिए कि मैं चिल्ला के पढ़ा पाऊं। समझ में आ रही है बात? मतलब मेरी क्लास में प्रेजेंस होनी भी तो चाहिए। तो जिम्मेदारी एंड अथॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ रहे हो? अगर किसी को अथॉरिटी मिल रही है तो उसको उसके अकॉर्डिंग जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, और अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है तो उसके अकॉर्डिंग अथॉरिटी भी मिलनी चाहिए। दोनों में से कोई भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, दोनों का एक अच्छा बैलेंस होना चाहिए। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये हमारा अथॉरिटी मींस पावर टू टेक डिसीजंस, वेयर एज रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्स टू दी ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब। सिंपल बात समझ में आ रही है? तो क्या है, फ्योल का कहना है, फ्योल सजेस्ट दैट देयर मस्ट बी द बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, वरना काम नहीं होगा, है ना। ज्यादा पावर मत दो, ज्यादा अथॉरिटी मत दो, वरना वो मिसयूज कर सकता है। ठीक है, कम मत दो, वरना वो काम को पूरा नहीं कर पाएगा। तो दोनों का एक अच्छा बैलेंस होना चाहिए। क्या फायदे होते हैं इससे? नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, अगर तुमने एक बैलेंस बना रखा है तो मिसयूज नहीं होगा अथॉरिटी का, क्योंकि तुमने जितने जिम्मेदारी है उसके हिसाब से अथॉरिटी दी है। नंबर 2, हेल्प्स इन मीटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर तुम अथॉरिटी नहीं दोगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे मीट करेगा, है ना। डिमेरिट्स क्या है, कमियां क्या हो सकती है? मिसयूज हो सकता है, काम डिले हो सकता है। अगर तुम अथॉरिटी नहीं दोगे तो काम नहीं कर पाएगा वो, तो काम डिले हो जाएगा तुम्हारा। ओवर बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो सकती है। अगर तुमने ज्यादा अथॉरिटी दे दी, ज्यादा अथॉरिटी मतलब ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, तो ओवर बर्डन हो जाएगा, तो वहां के उस केस में भी काम नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। देखो, डिसिप्लिन का बहुत सिंपल सा फंडा है। डिसिप्लिन तुम ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो अपनी लाइफ में। तुम स्कूल जाते हो, एक डिसिप्लिन तरीके से जाते हो, सुबह उठते हो टाइम से, फिर टाइम से रेडी होते हो, फिर टाइम से स्कूल जाते हो, टाइम से वापस आते हो, तो यू आर ऑलरेडी फॉलोइंग अ डिसिप्लिन। सिमिलरली बिजनेस में ना फॉलो करना पड़ता है हमें, लेकिन बिजनेस में डिसिप्लिन का यहां पर मतलब जो फ्योल का ना वो थोड़ा सा अलग है। उनका मतलब ये है कि डिसिप्लिन भैया सबके लिए होना चाहिए, यानी सुपीरियर के लिए भी होना चाहिए, सबऑर्डिनेट के लिए भी होना चाहिए, बॉस के लिए भी होगा और एम्प्लॉय के लिए भी होगा, टुवर्ड्स दी गोल अचीवमेंट, कि सब मिलके बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं ना भाई, बिजनेस कोई बड़ा करना चाह रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं कि डिसिप्लिन खाली एम्प्लॉयज के लिए होगा, बॉस के लिए कुछ होगा ही नहीं। तो डिसिप्लिन शुड बी फॉर ऑल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के प्रति। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्या देखो, हियर फ्योल सेड दैट द वर्ड डिसिप्लिन डज नॉट ओनली मीन्स फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। सिर्फ रूल्स को फॉलो करना, रेगुलेशंस को फॉलो करना ही डिसिप्लिन नहीं है, बल्कि इट ऑल्सो रेफर्स टू डेवलपिंग कमिटमेंट इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉयज टुवर्ड्स ईच अदर। एक दूसरे के प्रति जो है वो कमिटमेंट आए कि भैया मिलके काम करेंगे, बढ़िया काम करें और काम करते रहेंगे, है ना। तो फ्योल इंसिस्ट दैट डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड एट सुपीरियर एज वेल एज एट सबऑर्डिनेट लेवल, यानी हर लेवल पे जरूरी है, किसी एक लेवल पे जरूरी नहीं है खाली। ठीक है, फायदे क्या है देखो, सिस्टमैटिक वर्किंग हो जाती है, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी हो जाती है, रिड्यूस ओवरलैपिंग हो जाती है और कंप्लीशन ऑफ टास्क हो जाता है। ये 4 फायदे होते हैं किससे, अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन के फॉर्मल प्रिंसिपल को। तो ठीक है,
क्या नहीं हो पाते? कंफ्यूजन। भैया आप जब एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट ही नहीं है तो कंफ्यूजन होगी कि वो क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, चल छोड़ना, वो कर लेगा या मैं कर लूंगा, ये कंफ्यूजन आनी ही आनी है। नेक्स्ट, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, जहाँ पे काम ढंग से नहीं हुआ, रिसोर्सेज का वेस्टेज तो पक्की है, क्योंकि तुम्हारे एम्प्लॉय तुम्हारे रिसोर्सेज हैं, वही कंफ्यूज है, तो वही अच्छे से काम नहीं करेंगे तो तुम्हें आउटपुट कहाँ से मिलेगा, समझ गए। नेक्स्ट, डिले इन वर्क, काम डिले होगा फॉर श्योर। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि जो आपको कमांड यानी जो आपको ऑर्डर आए ना, वो ऑर्डर किसी एक ही बंदे से आए। यूनिटी ऑफ कमांड, अगर 10 बंदे एक ही काम के लिए 10 अलग अलग तरीके से ऑर्डर दे रहे हैं या 10 जने आपको ऑर्डर दे रहे हैं, तो आप 10 में 10 के 10 काम खराब कर दोगे। लेकिन वहां पर एक ही बंदा आपको ऑर्डर दे रहा है, एक ही बंदा आपको बता रहा है क्या करना है, कैसे करना है, तो आप उस काम को बहुत ही एफिशिएंटली कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल, तो अपनी क्लासरूम में बैठे हो और वहां से आपके मैथ्स के टीचर आते हैं, ठीक है, और आपको बोलते हैं कि मेरे को अभी 1 घंटे में आप मैथ्स का ये वाला चैप्टर करके दो। फिर वहीं से बिजनेस के चैप्टर सर आ जाते हैं और बोलते हैं मुझे अगले आधे घंटे में चैप्टर याद करके चाहिए। फिर उधर से आ जाते हैं तुम्हारे इकोनॉमिक्स के टीचर और बोलते हैं कि मुझे अगले 1 घंटे में तुम्हें ये वाला चैप्टर याद किए। तुम कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। मैं तो नहीं कर पाऊंगा, एंड आई एम श्योर तुम भी नहीं कर पाओगे और कोई भी नहीं कर पाएगा। यार 1 घंटे में 10 काम कैसे कर देंगे, वो भी जो कि एक काम जो है वो 1 से 1.5 घंटे का अकेले ही है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर यूनिटी ऑफ कमांड नहीं थी। अगर एक ही टीचर आते और बोलते कि 1 घंटे में चैप्टर को, तो यू कुड हैव डन मे बी, है ना। लेकिन अब 1 घंटे में 10 टीचर ने 10 अलग अलग काम दे दिए, तो हाउ वुड वी बी एबल टू। सिमिलरली बिजनेस में अगर एम्प्लॉयज हैं तो उनका जो कमांड है ना, वो यूनिटी ऑफ कमांड बहुत जरूरी है कि एक ही बंदे से ऑर्डर आए, यानी दैट एम्प्लॉय शुड बी अकाउंटेबल टू ओनली 1 पर्सन, नॉट डिफरेंट पर्संस, एंड देयर शुड बी ओनली 1 पर्सन हु इज गिविंग कमांड्स, क्योंकि सबका माइंडसेट अलग होता है, समझ रहे हो, सबका ट्रीटमेंट का तरीका अलग होता है, सबका बात करने का तरीका अलग होता है। तो अगर 10 अलग अलग बंदों से कमांड आएगी ना एक पर्सन पे, तो ही माइट गेट फेड अप कि भैया अबे यार, तो ये वाला सिनेरियो हो जाएगा, वहां पे काम खराब होगा फॉर श्योर। तो यूनिटी ऑफ कमांड बहुत जरूरी है। एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली 1 बॉस ओनली, उसका एक ही बॉस होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए तुमने देखा होगा या सुना होगा बड़ी बड़ी कंपनीज में टीम लीडर्स होते हैं, है ना। अब क्या होता है, 10 टीम है तो 10 टीम का, हर टीम का एक लीडर है, तो वहां पे वो एक ही लीडर ऑर्डर कर रहा है, एक ही लीडर बता रहे क्या करना है, कैसे करना है। अब 10 टीमों के लिए एक ही टीम के 10 लीडर बना दोगे तो काम खराब होगा फॉर श्योर। टीम में एक ही कैप्टन होता है ना, सिंपल, ऐसे समझो चीजों को, है ना। तो द रीजन बिहाइंड दैट इज इफ ही रिसीव्स ऑर्डर फ्रॉम मोर देन 1 बॉस, देन द पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन अराइजेस इन हिज माइंड रिलेटेड टू विच वर्क शुड बी डन फर्स्ट एंड विच वन नेक्स्ट। सिंपल, जो मैंने आपको अभी भी चैप्टर्स का एग्जांपल दिया, पहले इक्वल टीचर का करोगे या मैथ्स वाले का या बिजनेस वाले का, इंग्लिश वाले का, वरना सारे कूटेंगे, क्या करें हम, तो हम कंफ्यूज हो गए ना, तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। तो नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी बहुत सिंपल है और अपने नाम से जस्टिफाई कर रहा है कि डायरेक्शन ना 1 वे होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। यानी कि अगर कोई बंदे काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो वो एक ही डायरेक्शन में काम करे, एक ही चीज के लिए काम करे, समझ रहे हो। ये नहीं कि एक किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, एक किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, एक किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डायरेक्शन शुड बी गोल ओरिएंटेड, कि भैया ये गोल है, ये सबको मिलकर ये वाला काम पूरा करना है। तो वहां पर जब एक डायरेक्शन होगी ना, तो सारे बहुत एफिशिएंटली काम करेंगे, बहुत सिस्टमैटिक मैनर में काम करेंगे और बहुत ही अच्छा आउटपुट मिलेगा। लेकिन एक सोच रहा है कि मैं ये कर लूं, एक सोच रहा है मैं ये कर लूं, एक वो, तो इस केस में क्या होगा, सारे बिखर जाएंगे, भटक जाएंगे और गोल तक कोई पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। 1 यूनिट मीन्स 1 प्लान, एक प्लान पर स्टिक होकर काम करना। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द एफर्ट ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द वन डायरेक्शन ओनली, दैट इज फॉर द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल, क्योंकि सबका गोल कॉमन है, बिजनेस को बढ़ाना, यानी बिजनेस को नेक्स्ट लेवल लेके जाना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, इनको आप एक बार पढ़ लेना, आप पढ़ोगे ना तो ऊपर वाली बातों से समझ में आ चुका होगा, आपको पक्की बात है, आ चुका होगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट में लिख देना, इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, बहुत बहुत ईजी है, इसलिए तुम्हारे लिए एक तरीके से समझो मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ ये, ठीक है। नेक्स्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। भैया देखो एक बात बहुत सिंपल सी है, तुम मेरा ख्याल रखो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, इस लाइन का सिंपल सा मतलब है, तुम मेरा ख्याल रखो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम वीडियोस को लाइक करते जाओ, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, सब्सक्राइबर्स बढ़ाते रहो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा कंटेंट लाता रहूंगा। बहुत सिंपल है, जैसे तुम्हारे लिए कुछ मोटिवेशन है ना, वैसे मेरे लिए भी कुछ मोटिवेशन है। सिमिलरली बिजनेस में क्या होता है कि एम्प्लॉय, समझ रहे हो, एम्प्लॉय और बिजनेस एक दूसरे से इंटरेस्ट है। एम्प्लॉय को बिजनेस से सैलरी चाहिए और बिजनेस को एम्प्लॉय से अच्छा काम चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस एम्प्लॉय के बारे में सोचे, यानी मालिक एम्प्लॉय के बारे में सोचे कि उसको एक अच्छी सैलरी वगैरह देता रहे, अच्छे वर्किंग एनवायरनमेंट देता रहे,
यानी तुम उसके इंटरेस्ट के बारे में सोचो, वो तुम्हारे इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा। इसका बहुत सिंपल सा यही मतलब है, समझ गए? तो क्या देखो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी इन दी सेम डायरेक्शन एज ऑफ इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट। ठीक है, if this happens then there is no problem in achieving the goal, but if direction of both individual and organization changes then it is a task of managers to unify their efforts and goals। कि भैया ये ध्यान रखो कि आपको जो एम्प्लॉयज हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा और एम्प्लॉयज को आपका ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाके बिजनेस चलेगा, वरना नहीं चल पाएगा। सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ अ पर्सन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, रेम्यूनरेशन यानी कि आप इसको, रेम्यूनरेशन में अगर कोई कंफ्यूजन है बाय चांस, तो आप इसको ऐसे समझो कि सैलरी, ऐसे समझने की कोशिश करो, समझ में आ जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ सैलरी, देखो सैलरी का सिंपल सा फंडा ये रहता है कि कोई भी अगर बिजनेस में काम कर रहा है, ठीक है, तो उसे एक डिसेंट अमाउंट ऑफ सैलरी मिलनी बहुत ज़रूरी है। कि अगर आप किसी से कितना काम ले रहे हो, उस काम के रेशियो में अगर आप उसको पे नहीं कर रहे हो तो वो ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं, तो आपका एम्प्लॉय छोड़ के भाग जाएगा आपको, तब आप क्या करोगे? बिजनेस गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी एम्प्लॉय से काम ले रहे हो तो उसको डिसेंट अमाउंट ऑफ सैलरी आपको पे करना पड़ेगा, रेम्यूनरेशन, डिसेंट अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन पे करना पड़ेगा। और बाबा फ्योल का भी यही कहना है, उनका यही कहना है कि भाई अगर तुम अपने एम्प्लॉयज़ को, कोई फालतू में क्यों रुकेगा बताओ? अगर कोई, मैं मेहनत कर रहा हूँ 1 लाख रुपए की और मुझे महीने का 30, 40, 50 हज़ार रुपये आ रहा है, तो एक टाइम, थोड़ा टाइम तक हो सकता है मैं अपनी मजबूरी की वजह से रुक भी जाऊँ, लेकिन उसके बाद मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरा पोटेंशियल ज़्यादा का है, आई डिजर्व मोर। समझ रहे हो? तो जितना काम तुम ले रहे हो कम से कम उसके बराबर उसको पे करो आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, पैसे बचाने के चक्कर में बिजनेस चला जाएगा तो कोई फायदा नहीं है। तो एन एडिकेट सैलरी ऑलवेज इंक्रीज द मोरल ऑफ अ सबॉर्डिनेट। किसी भी वर्कर का मोरल, यानी कि जो मोरल बूस्ट बोलते हैं ना, कि भाई कॉन्फिडेंस आता है उनको या मोटिवेशन मिलती है उनको, है ना। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल फ्योल सजेस्ट दैट द एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी फेयरली एंड एडिकेटली पेड सो दैट दे गेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्योंकि उस बंदे का आपके बिजनेस में रहने का एक ही पर्पस है कि उसको सैलरी मिले, और अगर उसको सैलरी सही रेशियो में मिली, सही अमाउंट में मिली तो टिकेगा, नहीं तो वो निकल जाएगा। बहुत सिंपल सा ध्यान रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। तो प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन क्या है? देखो कि फ्योल ने कहा कि अगर चीजें एक स्केल में काम करेंगी, यानी कि एक पर्सन है, उसके अंडर एक पर्सन है, उस पर्सन के अंडर एक पर्सन, उसके अंडर एक पर्सन है, यानी कि सीईओ है, सीईओ के बाद जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट है, फिर उसके बाद जूनियर लेवल मैनेजमेंट है, फिर जो हमारे वर्कर्स हैं, तो एक चेन बनी होती है ना। तो चीजें अगर चेन में काम करें, कि अब ऐसा नहीं है कि जो सीईओ है वो बार बार जाके फैक्ट्री में ऑर्डर दे रहा है, तो यहां पे तो काम खराब हो जाएगा। उसके लिए कौन है? सुपरवाइजर है। अब सुपरवाइजर के ऊपर कौन है? मैनेजर है। मैनेजर के ऊपर कौन है? टॉप मैनेजर्स है। उनके ऊपर है क्या? हमारे सीईओज या डायरेक्टर्स। समझ रहे हो? तो इस तरीके से चेन बनाई है कि हर एक पर्सन के अंदर एक सबऑर्डिनेट है, उसके अंदर एक और सबऑर्डिनेट है। तो इस तरीके से अपना एक लेवल है, एक हिरार्ची है जो बनी हुई है। बात समझ आ रही है? तो क्या है, देखो कि इसके लिए फ्योल ने क्या बताया कि देयर शुड बी अ स्केलर चेन। एक स्केलर चेन होनी चाहिए इनके एम्प्लॉयज के बीच में, सो दैट एक सिस्टमैटिक पाथ मिल जाए और एक बंदा सिस्टमैटिकली अकाउंटेबल हो एक दूसरे बंदे के लिए। सिंपल है। तो देखो क्या होगा, स्केलर चेन रेफर्स टू द लाइन ऑफ अथॉरिटी ऑफ सुपीरियर्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोअर रैंक। ये ए तुम्हारा हाईएस्ट रैंक है। अब यहां पर 2 फ्लो है, एक फ्लो ये दिख रहा होगा आपको, एक फ्लो ये दिख रहा होगा। तो ये वाला फ्लो जो है ना, इधर वाला फ्लो, ये फ्लो बता रहा है एक अलग डिपार्टमेंट को, और ये फ्लो दिखा रहा है एक अलग डिपार्टमेंट को, लेकिन इनका सबका हेड कौन है? ए है। समझना, लेट्स से कि ये तुम्हारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, लेट्स से ये तुम्हारा सेल्स डिपार्टमेंट है, सपोज 2 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो उनकी ये चेन बनी हुई है ना। तो अब क्या देखो, फ्योल इंसिस्ट दैट द चेन मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड फॉर पासिंग इंफॉर्मेशन टू इन द ऑर्गेनाइजेशन। कि इस फ्लो को आपको फॉलो करना पड़ेगा, कि ये नहीं है कि ये डी वाला बंदा डायरेक्टली ए को जाके बता रहा है कि सर फैक्ट्री में ना क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल खत्म हो गया है। अब उसके लिए तो भैया सी था ना, तेरे को सी को बताना था। समझ में आ रही है बात? तो एक चेन फॉलो होनी चाहिए। क्लियर है? क्योंकि इसका काम कुछ और है, ए का कुछ और काम है, जो काम कोई और नहीं कर सकता। समझ में आ रही बात? तो ऐसे सबको अपने टास्क मिले हुए हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग एक चेन बनाई हुई है, उस चेन को फॉलो करना बहुत जरूरी है एक सिस्टमैटिक तरीके से काम करने के लिए। ठीक है, लेकिन फ्योल ऑल्सो प्रोवाइड्स अ शॉर्टकट पाथ इन केस ऑफ इमरजेंसी एंड अर्जेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर कोई अर्जेंट इंफॉर्मेशन है या कोई इमरजेंसी है, तो जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो इस पाथ को तोड़ सकते हैं।
लेकिन ये भी नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, मान लो कि ए बॉस है, बी जो है ना, बी द बॉस ऑफ सी, वो एक लेवल पे ना कुछ घोटाला कर रहा है, धांधलेबाजी कर रहा है कुछ। अब ये सी डायरेक्ट ए के पास तो जा नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, अपने ही बराबरी में जो दूसरी चेन चल रही है सामने एफ, ये एफ को बताएगा कि भाई एफ ये दिक्कत चल रही है, एक काम कर तू जी को बता, क्योंकि मैं तो डायरेक्ट ए तक जा नहीं सकता, तो जी को बता दिया और जी को बोले कि ए को बता दे, क्योंकि धांधलेबाजी तो बी को कर रहा है। अब ए तक पहुंचने के लिए सी को बी तक जाना पड़ेगा, घोटाला तो बी कर रहा है, तो और डायरेक्ट ए तक ये जा नहीं सकता, तो ये अपने ही लेवल पर जो दूसरी चेन होगी उसके पास जाएगा, सबऑर्डिनेट के पास, कि भाई सी एफ एक काम करिए, तू जी को बता दियो और जी को बोले ए को बता दे फटाफट से, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, कंपनी खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, ये वो ब्ला ब्ला जो भी चीजें हो सकती हैं। तो ऐसे, या फिर कभी कोई इमरजेंसी हो जाए कि बी अवेलेबल ही नहीं है, तो डायरेक्ट नहीं बता सकता, तो ये बताएगा एफ को, एफ बताएगा जी को, जी बताएगा ए को। तो इस तरीके से एक चेन बनी हुई है जिसमें हर एक सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर के लिए अकाउंटेबल है, ठीक है, और इसी चेन में काम करना पड़ता है। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी इस चेन को तोड़ा जा सकता है। कैसे तोड़ा जाता है ये मैंने आपको समझा दिया, क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। देखो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर बहुत जरूरी है, यानी चीजें एक सिस्टमैटिक मैनर में होनी चाहिए, एक ऑर्डर में होनी चाहिए। मान लो कि तुम्हारा जो बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, लेट्स से कि तुम 12th ए में हो, तुम कल स्कूल जाते हो तो 12th बी में दिखाई देता है, फिर अगले दिन जाते हो 12th सी में दिखाई देता है, अगले दिन 12th डी में दिखाई देता है। अब तुम्हारे लिए कितनी दिक्कत वाली बात है ना। तुम्हारी लड़ाई हो जाती है, अपने दोस्त को ढूंढने आता हो, मेरा दोस्त है 12th ए का है, 12th ए में होगा, पता चलता है 12th डी में बैठा हुआ है वो, क्योंकि उसकी क्लास अभी तक डिसाइडेड नहीं है। मान लो कि उसका सेक्शन डिसाइड नहीं हुआ, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो तुम्हारे लिए आसान क्या रहेगा कि जब वो डेली आके 12th ए में बैठा रहे, एक बेंच पे बैठा रहे, तो तुम्हें पता है कि क्लास में एंटर होगा, उस बेंच पे मेरा दोस्त बैठा रहेगा, वहां मिल जाएगा मुझे, तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा आसान है। समझ में आ रही बात। या फिर ये कि तुम्हारा दोस्त कहीं भी हांड रहा है, कहीं भी घूम रहा है किसी भी क्लासरूम में और तुम्हें ढूंढ रहा है उसको, तो ये तो सिरदर्दी वाला काम हो गया ना। तो सिमिलरली बिजनेस में जैसे तुमने देखा होगा कि ऑफिस में भी क्यूबिकल्स होते हैं, हर एक पर्सन के एक सिटिंग प्लेस होता है, एक चेयर होती है, एक जगह होती है जहां पर वो बैठकर काम कर रहा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी एवरीवन शुड हैव देयर ओन एंड फिक्स ऑर्डर, ठीक है। तो ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑर्डर बोलता है कि सामान के लिए भी और पर्सन्स के लिए भी, वर्कर्स के लिए भी, एम्प्लॉयज के लिए एक सिस्टमैटिक प्लेस होना चाहिए जहां पे वो काम करेंगे, ठीक है, या जहां से चीजें ऑपरेट होंगी, है ना। तो अंडर दिस प्रिंसिपल ऑर्डर डज नॉट मीन्स कमांड, बट देयर ऑर्डर सिग्निफाइज द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल इन दी ऑर्गेनाइजेशन, यानी सामान का और इंसान का एक सिस्टमैटिक ऑर्डर होना चाहिए जहां पर बैठ के वो काम करे, जहां पर सामान मिले। अब सामान के लिए मान लो गोडाउन हो सकता है ना, एक स्पेस हो सकता है जहां पर सामान हमेशा रहता है, तो वहीं से बंदे किसी को ऑर्डर दिया, वो गया और जाके उठा लाया, क्योंकि उसको पता है। अब बोल दो कि कहीं भी पड़ा जाके उठा के लाओ, बंदे को पहले ढूंढने में टाइम लगाएगा, टाइम वेस्ट करेगा, 36 प्रॉब्लम्स होंगी, समझ रहे हो। तो ये सब चीजें बचानी होती हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर तुमको समझ में आया। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का सिंपल सा मतलब क्या है कि गिविंग अ स्पेसिफिक प्लेस टू मैन एंड मटेरियल, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब यहां पर कैपिटल नहीं है, क्योंकि तुम पढ़ के आए होगे पिछले 11th क्लास में, मुझे पता है, तो तुम्हें इक्विटी का मतलब वही पता होगा कि इक्विटी का मतलब यहां पर कैपिटल होता है। जी नहीं, यहां पर इक्विटी का मतलब कैपिटल नहीं है। इस प्रिंसिपल में बताया गया इक्विटी का मतलब इक्वालिटी, बस इतना समझो। इक्विटी का मतलब है इक्वालिटी, इक्वालिटी होनी चाहिए, समझ रहे हो। यानी जो रूल्स रेगुलेशंस है वो इक्वली सबके लिए एप्लीकेबल होने चाहिए, सबके लिए है वो रूल। ऐसा नहीं है चाहे वो मैन हो, चाहे विमेन हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे बॉस हो, चाहे रूल्स शुड बी रूल टू एवरीवन। इक्वालिटी, इक्विटी स्टैंड्स फॉर इक्वालिटी हियर, ठीक है। तो इट रेफर्स टू द इक्वल एंड काइंड ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉयज, इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए सबको। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉयज वुड बी ट्रीटेड विद फेयर बिहेवियर एज ओनली a fairly treated employee can give his or her best in work, कि अगर किसी से अच्छा बिहेवियर होगा और सही ट्रीटमेंट मिलेगा तो ही वो अपना बेस्ट दे सकता है या दे सकती है, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट आता है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। यहां पे ना टेन्योर का मतलब समझो आप, टेन्योर का मतलब होता है टाइम। आप इसको ऐसे समझो, क्योंकि टेन्योर तुम्हारे लिए शायद नया वर्ड होगा जो कि प्रॉब्लम कर सकता है। टेन्योर का मतलब होता है टाइम पीरियड, ठीक है। तो एक एम्प्लॉय को ना आप एक जगह पे तसल्ली से थोड़ा रहने दो, गिव हिम और हर टाइम टू बी स्टेबल। मान लो कि आपने एक एम्प्लॉय का मुंबई में पोस्टिंग कर दी, ठीक है, 2 महीने हुए और 2 महीने बाद उसको तुमने दोबारा से बोला कि अब तू बैंगलोर चला जा। 2 महीने बैंगलोर रहा, तुमने बोला कि वापस दिल्ली आ जा। 2 महीने दिल्ली रहा, तुमने बोला कि कोलकाता चला जा।
वो बंदा क्या ही सेटल होगा और क्या ही प्रोडक्टिव तरीके से काम कर पाएगा, तुम्हें वो कुछ दे ही नहीं पाएगा एज अ सबऑर्डिनेट, एज एन एम्प्लॉय फॉर द बिजनेस। अरे उसको जगह पे पहुंचने में, पहले जगह को अडेप्ट करने में, स्टेबल होने में टाइम लग गया। जब तक वो बंदा स्टेबल हुआ, तुमने कहा आप दूसरे स्टेट में चला जाए, तो हाउ वुड ही बी एबल टू परफॉर्म एट हिज बेस्ट? नहीं कर पाएगा, तुम ही नहीं कर पाओगे। आप आज एक सेक्शन, एक क्लासरूम में बैठे हो, कल स्कूल में टीचर आए, बोले कि बेटा कल से हम इस रूम में बैठेंगे, तुमने इस रूम में अपनी डेस्क अभी तक स्टेबल की थी एक हफ्ते में, अब बोला बेटा अगले हफ्ते में उस रूम में बैठना है, एक हफ्ता लगेगा उस रूम में स्टेबल होने में, फिर बेटा उस रूम में चला जा, तो इससे क्या होगा? स्टेबिलिटी खराब हो जाती है। ठीक है, बाकी स्कूल लेवल पे तुमने देखा ही होगा, कई तो बच्चे होते हैं डेस्क पे अपना नाम लिख लेते हैं, ये है मेरा डेस्क। तुमने देखा ना वो मूवी कौन सी है, फुकरे, है ना? कॉलेज के बाद भी उनका नाम लिखा हुआ उस डेस्क पे, तो देखो कितने इमोशन जुड़ जाते हैं। अब उस बंदे के डेस्क से इमोशन जुड़ गए हैं और तुमने बोला कि उठ के अब अगली क्लास में जा, दूसरे रूम में जा, तो पता क्या करेगा? वो डेस्क उठा के ले जाएगा, मैं तो ये लेके जाऊंगा। समझ रहे हो? तो इस तरीके से अब क्या होगा कि अगर तुम बार बार एम्प्लॉयज को चेंज करोगे ना, तो वो अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा, उसको टाइम चाहिए, है ना? तो यही बात है यहां पर, नो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर और टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड द फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉयज एज विद द फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी एज एन एम्प्लॉय कांट वर्क विद हिज बेस्ट एफर्ट। कि अगर उसके पास सिक्योरिटी नहीं होगी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं होगी, तो कोई भी अपना अच्छा काम नहीं दे पाएगा, अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा। तो आप उसको इनसिक्योर फील मत कराओ बाय ट्रांसफरिंग और बाय टर्मिनेटिंग एट अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो क्यों? देखो, इट ऑल्सो टेक्स टाइम फॉर अ पर्सन टू सेटल डाउन एंड स्टार्ट वर्किंग, सो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस हिज एबिलिटी और एफिशिएंसी। बात क्लियर है तुमको मेरे ख्याल से, है ना? नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव पता है क्या बोलता है? कि भाई तुम अपने एम्प्लॉयज को ना इंपॉर्टेंट फील कराओ। कैसे फील कराओगे? तुम मुझे बोलो कि देखो जो तुम्हारे मन में आइडिया आते हैं ना, बताओ। अब उसको इतनी अथॉरिटी दे दो कि अगर उसको लग रहा है कि बिजनेस के लिए कुछ ठीक है, तो वो अपने एंड से कुछ कर सके। समझ रहे हो मेरी बात? तो कहने का मतलब है, यहां पे जो टर्म देख रहे हो ना, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, इसका साफ साफ ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है यहां पर सेल्फ एफर्ट। सेल्फ एफर्ट का मतलब है कि बंदा खुद से एफर्ट मारे। खुद से एफर्ट क्यों मारेगा? अगर मुझे पता चल जाए कि मैं अगर खुद से ट्राई करूंगा लेकिन मेरी बात तो मानी नहीं जाएगी, तो मैं मारूंगा नहीं एफर्ट। तुम्हें अपने एम्प्लॉयज को स्पेशल फील कराना पड़ेगा। अगर वो कुछ अच्छा करता है, तालियां बजाओ उसके लिए, उसको रिवॉर्ड करो। समझ रहे हो? तो इससे क्या होगा? उसके अंदर एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी आएगी कि भाई इस बिजनेस का, इस कंपनी का मैं एक पार्ट हूं, मेरी बात चलती है यहां पर, मेरी बात मानी जाती है यहां पर, तभी तो उसको लगेगा इंपॉर्टेंट। और जब तक उसको इंपॉर्टेंट फील नहीं होगा, तब तक वो क्यों तुम्हारे साथ काम करेगा? नहीं करेगा। समझ में आ रही बात? तो ध्यान रखना। तो इसका क्या? फ्यूल इंसिस्ट दैट द एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू टेक सम इनिशिएटिव इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान फॉर विच दे कैन ऑल्सो बी रिवॉर्डेड। कि उसको अलाउ करो कि भाई तू प्लान बना, एग्जीक्यूट करेंगे, अगर बिजनेस में सही चला तो रिवॉर्ड भी करो उसको, तालियां बजवाओ उसके लिए, उसको रिवॉर्ड दो। तो ऐसे ही बिजनेस काम करता है। आप एक मालिक नहीं, बहुत सारे मालिक बना दो, लेकिन अल्टीमेटली आपका बिजनेस चल पड़ेगा। समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉर्प्स। थोड़ा सा स्टाइलिश नाम लग रहा है ना, डी कॉर्प्स। बहुत सिंपल से बताऊं, इसमें एक सिंपल सी बात है, आई को ना वी से चेंज कर दो, सिंपल, इतना ही है इसका मतलब डोंट ट्राई टू रन अलोन, ट्राई टू रन अलोंग। क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेइंग है कि इफ यू वांट टू रन फास्ट रन अलोन, इफ यू वांट टू रन फार रन अलोंग। मतलब तेज जाना है तो अकेले भागो, दूर तक जाना है तो साथ भागो। तो बिजनेस में ना कभी भी अपने एम्प्लॉयज को यह मत फील कराओ कि वो बिजनेस के लिए कुछ है नहीं, बताओ कि हम काम कर रहे हैं। डोंट यूज टर्म आई, मैं, मेरा, मैंने, ये, नो, वी, हम, हमने, हमारा। समझ रहे हो? तो जब तुम ये करोगे ना, तो तुम्हारे जो एम्प्लॉयज है ना, वो टीम की तरह फील करेंगे। तो ट्राई टू वर्क एज अ टीम, डोंट ट्राई टू वर्क एज अ मालिक ऑलवेज। समझ रहे हो मेरी बात? मालिक बनाओ अपने साथ साथ उनको, तभी वो तुम्हारे लिए काम कर पाएंगे। अनटिल अनलेस दे वोंट बी एबल टू। समझ में आ रही बात? खुद ही तुम देख लो ना कि अगर तुम किसी के साथ काम कर रहे हो और वो बोले कि यार जो किया मैंने किया, तू है क्या? मैंने, तो बोले कि बग ऐसे मैं अपने आप कर लूंगा। समझ रहे हो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि तुमने उनको कभी फील ही नहीं कराया।
तुम्हें फील ही नहीं हुआ कि कभी तुम उसका पार्ट भी हो, वो तो बंदा मैं करे जा रहा है बकरी की तरह, तो इससे काम खराब होता है। तो बहुत सिंपल सा इसका मतलब है, द प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉप्स का मतलब होता है आई की जगह वी, बस सिंपल सा इतना मतलब है। तो एस्पिरिट ऑफ डी कॉप यूनियन इज स्ट्रेंथ, टीम वर्क, ठीक है। फ्योल एम्फसिस ऑन टीम वर्क, फ्योल का कहना है कि भैया टीम वर्क में काम करोगे तो लंबा चलोगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एवरी एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कंसिडर हिमसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ टीम एंड ऑलवेज ट्राई टू अचीव द टारगेट ऑफ द टीम, बस ये ध्यान रखना। आई होप ये क्लियर है। तो विद दिस पॉइंट 14th पॉइंट हमने फ्योल के सारे प्रिंसिपल्स कवर कर लिए हैं और आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। कोई दिक्कत परेशानी दुविधा होगी तो कमेंट में लिख देना, मैं उस पार्ट के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मेन मोटिव पता है क्या है, हम पढ़े, साथ पढ़े, जितना तुम मुझे बताओगे उतना मैं सीखूंगा, बस इतना ध्यान रखना। तुम्हारा फीडबैक ना मुझे हेल्प करेगा लर्निंग में, और अच्छा कैसे पढ़ा सकता हूं मैं, और अच्छा कैसे कंटेंट बना सकता हूं मैं। तो तुम्हारा फीडबैक ना मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस बात का बहुत 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 ध्यान रखना प्लीज, समझ गए। मैं तुमसे इसलिए नहीं बोल रहा कि फीडबैक दो, कमेंट दो, देखो कमेंट तो इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पता है कि व्यूज वगैरह पे फर्क पड़ता है, ये मैं जानता हूं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है, इससे मेरी टीचिंग स्किल्स बहुत अच्छी होंगी। और आप सोचो कि टीचिंग स्किल्स अच्छे होने से क्या होगा, अभी आपको फायदा हो रहा है, आने वाले आपके जो भाई बंधु दोस्त यार हो सकते हैं उनको भी फायदा होगा। तो आई एम टेलिंग ऑल दिस टू यू कि फीडबैक दो, फीडबैक दो। आई एम टेलिंग दिस in order to do it in a better manner, in a best manner, so that आपसे मुझे पता चलेंगी मेरी कमियां, I want to know those कमियां। और अगर नहीं आपको लगना है सर सब सॉर्टेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो मेरे लिए तो दोनों तरफ से चांदी चांदी है। आप मुझे मेरी कमियां बताओगे तो भी मेरा फायदा है, आप मुझे मेरी अच्छाइयां बताओगे तो भी मेरा फायदा है, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कमेंट करते रहा करो, फीडबैक देते रहा करो, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा हो तो कम्युनिकेट करो, रिलेशन बनेगा हमारे बीच में, एक अच्छा हेल्दी रिलेशन बनेगा टीचर और स्टूडेंट वाला, तो उतनी पढ़ाई हमारे लिए और अच्छी होगी। फील फ्री टू टेल मी योर प्रॉब्लम्स, योर डाउट्स यू आर फेसिंग, सो दैट आई कैन फील फ्री टू टीच यू इन अ बेटर मैनर। समझ में आ रही है बात। तो आई थिंक वी आर डन विद दिस टॉपिक। बाकी बात आती है बहुत ही अच्छे बहुत ही धांसू नोट्स की। तो ये रहा हमारा इंस्टाग्राम हैंडल, इस पर जाओ, हमें डीएम करो नोट्स, एक ऑटोमेटेड लिंक मिल जाएगी जिसके थ्रू हमें रिक्वेस्ट से आप पहुंच जाओगे ड्राइव पर इसके नोट्स बिल्कुल फ्री में, एब्सोल्युटली फ्री। और वो नोट्स है ना, पढ़ लेना और अपने बुक से कंपेयर कर लेना और तुम्हें पता चल जाएगा कि अबे यार पहले क्यों नहीं मिले, यही लाइन निकलेगी तुम्हारे मुंह से, मैं 100% कह रहा हूं तुमको, ठीक है। तो आई थिंक वी आर डन विद दिस। वीडियोस अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि तुम्हें नोटिफिकेशंस टाइमली बेसिस पे मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके थर्ड एंड फाइनल पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज पंकज राय साइनिंग आउट।